कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, है ना, कि आपके परीक्षा में, आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और जिनको आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल ये 4 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 5-5 नंबर की मार्किंग की हुई है ना। तो कम से कम आप इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टडी ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल टाइप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बताना है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब जो पुराने समय में, आदिम समय में। तो ऑब्वियस है ना बच्चों कि आदिम समय में सबसे पहले क्या बना था, बताइए, सबसे पहले क्या बने थे, बैक्टीरिया बने थे। याद करो, आर्की बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है ना, तो ये सब कब बने थे, ये क्या है, पुराने समय में जो सबसे पहले जब इवोल्यूशन हुआ था लाइफ का तब बनने वाली ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थे, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का मेन कैरेक्टर ये होता है कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर उसमें नहीं होती है। ऑब्वियस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर का जो पदार्थ है वो कैसा रहेगा बच्चों, बिखरा हुआ रहेगा, है ना, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में रहेगा, है ना। और यूकैरियोटिक सेल की बात आती है तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है सुविकसित केंद्रकयुक्त कोशिका। सुविकसित मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली सेल, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का आपको क्या बनाना है, डायग्राम बना देना है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डायग्राम बनाएंगे और मिनिमम आप 5 कमेंट लिखेंगे। ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल के 5 नंबर के लायक, है ना, अगर क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन अगर थ्योरी में आएगा तो ये जो है इसका स्केल लिखने का जो टाइप है इसको थोड़ा सा इनहेंस करके और ज़्यादा लिख करके, क्योंकि 10 नंबर में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो आप ज़्यादा लिखेंगे बच्चों, है ना। तो फाइनली आपको लिखना आंसर अच्छे से है, डायग्राम बनाएंगे तो उसका बढ़िया से लेवलिंग करना है, मिनिमम डायग्राम और 5-5 कैरेक्टर जो है आप अच्छे से लर्न कर देना। ठीक है, अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ब्लड बाय सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रेविटी से मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से किसका सेपरेशन करेंगे बच्चों, बताइए, ब्लड का, है ना। ब्लड सेल है तो जो ब्लड होता है, नॉर्मल ब्लड, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, तो जो ब्लड होता है उसका अब हम क्या करते हैं, अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अलग अलग रेंज पर, जैसे मान लीजिए लिक्विड है तो ऑब्वियसली लिक्विड सबसे ऊपर दिखाई देगा, तो सबसे ऊपर जो टॉप में आपको दिखेगा वो क्या होता है, सीरम होता है ना। और जो हैवी मतलब बोल सकते हैं भारी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, हैवी वेट जो सेल्स होती हैं वो नीचे जा करके आपके बेस में स्थापित हो जाती है, बेस में जाके वो सेडिमेंट होने लगती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सबसे पहले नीचे में क्या आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, फिर डब्ल्यूबीसी रहेगा, फिर क्या रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा और सबसे टॉप में क्या रहेगा, सीरम या प्लाज्मा का लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इतना याद हो जाएगा। इसका जो है आपको एक डायग्राम के साथ में इसको याद अच्छे से कर लेना है और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम मैंने आप लोगों को भेजा भी था ग्रुप में, याद कर लीजिए उस डायग्राम का कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेल जो है वो पाई जाती है, उनका आप एक अच्छे से एक आंसर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या आता है बच्चों, स्क्वाश प्रिपरेशन करना। ओनियन रूट टिप की स्लाइड बनानी है आपको। ठीक है, ओनियन रूट टिप की स्लाइड हर बच्चे के लिए कॉमन रहेगी, मैं इतना बता दूं, ओनियन रूट टिप की स्लाइड सभी बच्चे बनाएंगे, जिसमें हमको क्या करना है, HCl और एसिडोकार्बाइन जो है वो लेना है। एसिडोकार्बाइन का 9 भाग लेना है, HCl हमको 1 भाग लेना है, 9:1 का हमको रेशियो लेना है एसिडोकार्बाइन प्लस HCl का। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें ओनियन जो होता है जिसको हम प्याज बोलते हैं, प्याज के जो रूट वाले पोर्शन है ना, सॉफ्ट जो रूट होता है, उसको क्या करना है, कट करके उसको एसिडोकार्बाइन और HCl 2-3 ड्रॉप डाल करके उसको हमको बॉईल करने रख देना है ना। और बॉईल करने के बाद 2 से 5 मिनट बॉईल होने के बाद में आप फिर उसको लाएंगे और उसको स्लाइड पे रखेंगे। इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, स्लाइड पे रखेंगे और स्लाइड पे रख कर
हम उसमें क्या डालेंगे, सैप्रोनिन डालेंगे, या सैप्रोनिन नहीं भी डालेंगे तो एसिटोकार्बाइन जो है उसके न्यूक्लियस को पूरी तरह से स्टेन कर देता है, तो इसमें कोई आप लोगों को इशू नहीं होगा, है ना। और सैप्रोनिन और थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे, और ग्लिसरीन डालने के बाद कवर स्लिप को 45 डिग्री का एंगल बना करके हम उसमें रखेंगे। और एक आपका जो पैन का पिछला सिरा होता है जो कि ब्लंट होता है, चपटा होता है, उससे दबा करके उसका जो रूट है ना, उसको क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। हल्का सा प्रेस करने के बाद क्या होता है, जो उसका रूट वाला सिरा होता है वो क्या होता है, फट जाता है, वहाँ का सेल वाल फट जाएगा, और आपको अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर का जो सारा पोर्शन है जिसमें आपको माइटोसिस सेल डिवीजन की विभिन्न स्टेजेस दिखाई देगी। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, समान सूत्रों में विभाजन होना, है ना, जिसमें आपको अलग अलग फेज देगा, किसी में प्रोफेज देगा, किसी में मेटाफेज देगा, किसी में एनाफेज, किसी में टीलोफेज, है ना। तो आपको, लेकिन इस स्लाइड पर आना तो सबके लिए कंपलसरी है। अगर मैडम आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आंसरेबल रहिए, क्योंकि आप कम से कम 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और अगर कमेंट लिखने के लिए बोलते हैं तो कमेंट लिखेंगे, मिनिमम 5 कमेंट लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, है ना, ठीक है बच्चों। कोई भी 2 फेज दी जाएगी, फिर एनाफेज या टीलोफेज, प्रोफेज या मेटाफेज, ऐसे करके, ठीक है। और लास्ट वाला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए बाय इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड, है ना। इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, डीएनए का आइसोलेशन करना है। तो हम डीएनए का आइसोलेशन करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। 1-2 ड्रॉप डिटर्जेंट लेते हैं, थोड़ा नमक लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, उसमें ओनियन को ग्राइंड करके अच्छी तरह से ओनियन को ग्राइंड कर लेते हैं, और उसके बाद डिटर्जेंट और थोड़ा सा नमक और हल्का डिस्टिल वाटर डाल करके इसको हम क्या करते हैं बच्चों, बॉईल करते हैं। जब ये बॉईल हो जाता है तो बॉईल करने के बाद इस जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर से छान लेते हैं, छन्नी से, और जो लिक्विड नीचे आता है ना, उस लिक्विड को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कोल्ड परकोलेटेड इथेनॉल का। मतलब इथेनॉल का जो 95% जो सोल्यूशन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। या अगर आपके पास ठंडा करने का सुविधा ना हो तो आइस पैक के ऊपर रख दीजिए, फैक्ट्रीज, ऐसा करके भी आप इसको ठंडा कर सकते हैं। फिर उसी इथेनॉल, जो ठंडा इथेनॉल है, उसमें आप धीरे धीरे से आप इनको डालिए, ओनियन का जो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, छान लिया है, उसको धीरे धीरे डालेंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद ओनियन का जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसमें से डीएनए जो है वो बिल्कुल वाइटिश हल्के धागे नुमा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखने लग जाएंगे, है ना। अब इसी जो डीएनए को आप चाहे तो इसी डीएनए का और एस्टिमेशन कर सकते हैं आगे चल करके, लेकिन डीएनए यहाँ तक आपका निकल गया, डीएनए का आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन करना मतलब अलग कर लेना, डीएनए को अलग कर लिए। अब इसी डीएनए के कुछ भाग लेकर के इसका जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है इसको लेकर के इसी का ही वेरियस कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं, है ना, तो अलग अलग रेंज बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, और उस पर हम डालते हैं डाइफेनाइल अमाइड, डीपीए एक सॉल्यूशन होता है, उसके साथ में ये जो डीएनए है ना, वो रिएक्शन करता है और एक ब्लू कलर में टर्न होता है, हल्का सा लाइट ब्लू कलर में टर्न होता है, जो बताता है कि इसमें ब्लू कलर आना ये इंडिकेट करता है कि इसमें डीएनए है, और डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ब्लू कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक एनालिसिस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों, और उस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, और इससे हमको पता चलेगा कि हमारा डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और इस तरह से डीएनए का एस्टिमेशन और आइसोलेशन मिला करके टोटल ये आपका 5 नंबर का हो गया। तो टोटल 20 नंबर का ये हो गया, और 10 नंबर की स्पॉटिंग हो गई, और